अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें एक बार फिर 30 रुपए फी लीटर से बढ़ा दी गई हैं, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत और डीजल की कीमत पहली दफा 200 रुपए से ऊपर चली गई है। पेट्रोल की नई कीमत 209 रुपए 86 पैसे हो गई है और डीजल की नई कीमत 204 रुपए 15 पैसे फी लीटर तक पहुंच गई है। और कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से हो जाएगा। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने अपने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हुकूमत ने पहले जो 30 रुपए फी लीटर का इजाफा किया था, उसके बाद भी डीजल पर 54 रुपए फी लीटर और पेट्रोल पर 37 रुपए फी लीटर का नुकसान हो रहा था। साथ ही आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है, इसलिए कीमतों में इजाफा नागुज़ीर हो गया था। पेट्रोल पर अब भी 7 रुपए और डीजल पर 24 रुपए की तकरीबन सब्सिडी बाकी है। इसके अलावा आज नेपरा ने भी बिजली की कीमतों पर बुनियादी टैरिफ में 7 रुपए 91 पैसे इजाफे की मंजूरी दे दी है। अगर हुकूमत ने मंजूरी दी तो फी यूनिट बिजली की कीमत 16 रुपए 91 पैसे फी यूनिट की जगह 24 रुपए 82 पैसे फी यूनिट हो जाएगी। नेपरा के मुताबिक इस लागत में इजाफे की वजह कैपेसिटी पेमेंट का बढ़ना, आलमी मार्केट में ईंधन की कीमत का बढ़ना और डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर का गिरना है। मई के महीने की महंगाई पहले ही 13.8% रही है, जो जनवरी 2020 के बाद सबसे ज्यादा है। खाने पीने की अशिया की महंगाई मई के महीने में 17% रही है। अब पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमतों में इजाफे से महंगाई का तूफान आएगा और महंगाई 18 से 20% तक जाने का खदशा है। मगर ये वो वाहिद रास्ता है जिससे IMF का प्रोग्राम बहाल होगा, क्योंकि पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने और IMF प्रोग्राम की अदम मौजूदगी में दोस्त ममालिक वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से भी डॉलर्स में कर्ज ना मिलने की वजह से बैरूनी अदायगियों में डिफॉल्ट का खतरा पैदा हो गया है। क्योंकि आज स्टेट बैंक की तरफ से जारी किए गए अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में मजीद 36 करोड़ डॉलर्स की कमी आ गई है और वो 10 अरब डॉलर से भी नीचे आ गए हैं। 9.7 अरब डॉलर्स रह गए हैं और इसमें भी बड़ा हिस्सा दोस्त ममालिक ने इस शर्त पर दिया हुआ है कि पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में रहेगा। मगर आज वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने ट्वीट किया कि चीन की तरफ से 2.3 अरब डॉलर्स की फाइनेंसिंग की शराइत पर इत्तफाक हो गया है और कुछ रूटीन अप्रूवल्स के बाद ये पैसे पाकिस्तान को मिल जाएंगे, जिससे पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा होगा। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये भी बताया कि जो शरह सूद है वो भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीन से बात करके उसे 1% कमी कराई है, जो पहले 2.3 अरब डॉलर्स पर ज़्यादा थी। मगर पाकिस्तान के बढ़ते हुए खसारों, ज़र मुबादला के ज़खायर की कमी और IMF प्रोग्राम की बहाली ना होने के मनफी असरात सामने आ रहे हैं। और रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने पाकिस्तान की रेटिंग को B3 पर बरकरार रखते हुए पाकिस्तान के आउटलुक को मुस्तहकम से मनफी कर दिया है और इसकी वजह पाकिस्तान की बैरूनी अदायगियां करने की सलाहियत और अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए बैरूनी फाइनेंसिंग का इंतजाम करने को लाहक खतरात हैं। मूडीज़ के मुताबिक पाकिस्तान की मईशत को लाहक खतरात में बढ़ती हुई महंगाई, करंट अकाउंट खसारा, करेंसी और गिरते हुए ज़र मुबादला के ज़खायर हैं और ख़ासतौर पर बढ़ते हुए सियासी और मुआशरती खतरात के पस मंज़र में ये खतरात बढ़ रहे हैं। मूडीज़ के मुताबिक रेटिंग को B3 पर बरकरार रखने की वजह यह तवक्को है कि मईशत को लाहक खतरात के बावजूद पाकिस्तान इस साल के आखिर तक IMF का 7वां रिव्यू मुकम्मल कर लेगा और IMF के साथ ताल्लुक बरकरार रखेगा, जिससे बायलैटरल और मल्टीलैटरल पार्टनर्स से इजाफी फाइनेंसिंग मिल जाएगी। और उस सूरत हाल में मूडीज़ का ख्याल है कि पाकिस्तान बैरूनी अदायगियों के लिए अगले 2 साल की फाइनेंसिंग का इंतजाम करने में कामयाब हो जाएगा। मूडीज़ के मुताबिक B3 रेटिंग का बरकरार रखना इस बात की अक्कासी करता है कि पाकिस्तान की मईशत में तरक्की का ज़बरदस्त पोटेंशियल मौजूद है, जिससे मुल्क की मईशत में शॉक्स बर्दाश्त करने की कुछ सलाहियत पैदा होगी। मगर इन मजबूत आशारियों के साथ साथ मुल्क को कमज़ोर बैरूनी अदायगियों की सूरत हाल, कमज़ोर गवर्नेंस और कमज़ोर फिस्कल स्ट्रेटजी का सामना है, जिसमें पाकिस्तान के कर्जों के बोझ को कम करने की सलाहियत की कमजोरी भी शामिल है। दूसरी तरफ पाकिस्तान का तिजारती खसारा अब भी बुलंद सतह पर है और आज जो नंबर सामने आए हैं उसके मुताबिक मई में दरामदाद 6.6 अरब डॉलर्स रही हैं और बरामदाद 2.6 अरब डॉलर्स रही। तिजारती खसारा 4 अरब डॉलर्स यानी पिछले महीने से तकरीबन 250 मिलियन डॉलर ज्यादा रहा है और अगर तरसीलात ज़र पिछले माह के आसपास भी रही तो 1 अरब डॉलर्स का करंट अकाउंट खसारा इस माह भी मुतवक्किल है। इसलिए IMF प्रोग्राम की बहाली और मुश्किल फैसले जरूरी हैं। पाकिस्तान के 11 माह का तिजारती खसारा तारीखी बुलंद तरीन सतह यानी 43 अरब डॉलर से भी ऊपर रहा। खुद साबिक वजीर खजाना सेनेटर शौकत तरीन ने आज सेनेट में तकरीर करते हुए IMF प्रोग्राम की बहाली पर जोर दिया। जनाब डिसीजंस लें, डिसीजन जब आप नहीं लेंगे, सख्त डिसीजन नहीं लेंगे तो होता है उतार चढ़ाव होता है। किसी वक्त आपकी इकॉनमी बड़ी ठीक जा रही होती है, उस वक्त आपको सख्त डिसीजन नहीं लेने होते, लेकिन कई दफ़ा आपको ये लेने पड़ते हैं। और जो सिंगल पॉइंट मैं आप इनको कहना चाहता हूं और मेरे ख्याल में कोशिश कर रहे हैं और वो ये है कि IMF के साथ इनको प्रोग्राम करना पड़ेगा और जब तक वो नहीं करेंगे बाकी जो मुल्क हैं और जो बाकी इदारे हैं वो इनको नहीं पैसे देंगे।
सारी सूरत हाल में पूरे मुल्क को बदतरीन लोड शेडिंग का सामना है। मुल्क में शहरी इलाकों में 10 घंटे और दही इलाकों में 14 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। बिजली की डिमांड 28,000 मेगावाट से ऊपर चली गई है और सप्लाई 21,000 मेगावाट है, यानी 7,000 मेगावाट के शॉर्टफॉल का मुल्क को सामना है। और इसमें मसला यह है कि पाकिस्तान के पास बिजली पैदा करने की सलाहियत तो मौजूद है, मगर मतलूबा मिकदार में ईंधन नहीं है। क्या सूरत हाल है? मजीद कितना इजाफा पेट्रोल डीजल की कीमतों में होगा? IMF का प्रोग्राम कैसे बहाल होगा? बिजली की कीमतों में जो नेपरा ने कहा है, क्या हुकूमत उसकी मंजूरी देने जा रही है? वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल हमारे साथ मौजूद हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। आपने आज एक और अनाउंसमेंट की है, 30 रुपये पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया है, उसके बावजूद कुछ सब्सिडी को बरकरार रखा है। IMF की डिमांड तो बकौल आपके ये थी, जिस पर पिछली हुकूमत ने इत्तफाक किया था कि 17% का सेल्स टैक्स और 30 रुपये का पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी भी इजाफी लगेगा सब्सिडी को खत्म करके। आप एक दफा में क्यों नहीं फैसला कर रहे हैं कि IMF का प्रोग्राम बहाल हो जाएगा ऐसे? जी शादेब खान साहब, बहुत शुक्रिया। हमें पता है कि IMF ने क्या शराइत रखी हैं और ज़ाहिर है कि हम IMF से बातचीत करते हैं इसके बारे में। तो एक दफ़ा में करके बहुत लंबा शौक देने से अच्छा है कि 2 हिस्सों में हमने कर लिया है। अब देखें, 30 रुपये पहले बढ़ाए थे पेट्रोल के, 30 रुपये आज रात को बढ़ाएं, तो अब नई प्राइसेस के बावजूद भी इस वक्त पेट्रोल में अब सिर्फ 8 रुपये का नुकसान रह गया है। डीजल में थोड़ा सा ज़्यादा नुकसान है, 23 रुपये का, और केरोसिन ऑयल में नुकसान ख़त्म हो गया। लाइट डीजल ऑयल में शायद 9 रुपये का नुकसान है। तो हम एक मेजर्ड अप्रोच ले रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। आई थिंक इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि 10 तारीख को जब बजट आएगा उसके बाद काफ़ी ऐसी चीज़ें हो जाएंगी जो आप देखेंगे कि वो समट गई होंगी, और इंशाअल्लाह ताला हम जून के दूसरे हफ्ते तीसरे हफ्ते के अंदर IMF से स्टाफ लेवल एग्रीमेंट रीच कर लेंगे इंशाअल्लाह। वैसे मगर आपके फैसला ना करने की वजह से शॉक तो मिला है ना, मईशत को मिल गया। जो रेटिंग एजेंसी मूडीज़ है उसने जो आउटलुक है उसको नेगेटिव कर दिया है, तो शॉक तो मिल गया। अगर आप फौरी फैसला कर लेते तो ये शॉक ना मिलता। देखिए, अगर वो काश इमरान खान साहब ये फैसला नहीं करके जाते, जब वो इमरान खान साहब ने या शौकत तरीन साहब ने जो फ़ैसला किया था IMF से कि जिसके तहत वो ना सिर्फ सब्सिडी नहीं देंगे बल्कि 30 रुपये लेवी लगाएंगे और फिर सारी प्राइस के ऊपर और प्लस लेवी के ऊपर 17% टैक्स लगाएंगे, तो आज उधर 70 रुपये कीमतें ज़्यादा होती यहाँ से, लेकिन ये मसले नहीं पहुँचते। तो अब वो पीछे तो क्या हो सकता था क्या नहीं हो सकता था उसकी बहुत वही मसला है। काश का तो कोई इख्तिताम नहीं है, तो इस पर तो इमरान खान साहब ये कह सकते हैं कि फिर काश आप लोग अदम एतमाद ना लाते, मेरी हुकूमत रहती तो मैं IMF से मुआहदे की खिलाफ वर्जी ना करते। इस काश का तो कोई इख्तिताम नहीं है, ये फिर 2018 तक चला जाएगा। आप कहें काश 2018 में इमरान खान हुकूमत में ना आते, अब आप आ गए थे, आप फौरी फैसला कर लेते, क्योंकि 200 अरब रुपए से जायद ये सब्सिडी में चले गए हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तकरीबन पूरा का पूरा जो साल का है उसका बजट आप लोगों ने ज़ाया कर दिया है, जिसमें अमीरों की गाड़ियों में भी ये सारा का सारा पेट्रोल गया है। या फिर आप 2 या 3 मेट्रो बस के प्रोजेक्ट बना देते गरीब आदमी के लिए और इससे मुल्क की बचत भी हो जाती। ये फैसला साथी का ये नुकसान हुआ है और रेटिंग और नेगेटिव हो गई आउटलुक। सच्ची बात यह कि अगर शहबाज शरीफ बना रहे होते तो 4 या 5 बसों के प्रोजेक्ट बन जाते। इमरान खान बना रहे होते तो सिर्फ शायद 2 ही बनते, क्योंकि पेशावर मेट्रो जो है वो 3-4 गुना महंगी है लाहौर मेट्रो से। लेकिन सच्ची बात यह है शाहजेब भाई कि जब हम अगर नो कॉन्फ्रेंस मूवमेंट लाते थे, मोशन लाएँ, तो वो हमारा आईनी हक था। इमरान खान को एक माहिदा IMF से करने के बाद इसको माहिदे की खिलाफ वर्जी करना और पाकिस्तान को इस डिफ़ॉल्ट की तरफ धकेलने का कोई हक नहीं था। ये मुल्क की मईशत के साथ ज़्यादती थी। जब वो जान के जब उन्होंने ये हुकूमत में ये कदम लिया, जब दूसरी चीज़ें इन्होंने करी हैं, तो वो तो सचमुच हमारे लिए दुश्वारियाँ पैदा कर रहे थे। तो खुदा न खास्ता पाकिस्तानी तो हम सब हैं ना, अगर हमारी हुकूमत हो या ना हो, हमको अपने मुल्क के लिए दुश्वारियाँ तो नहीं पैदा करनी चाहिए। और आवाम को ये बता दें आप, क्योंकि जो शर्त मंजूर हुई थी वो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में 30 रुपये, सब्सिडी तो थी नहीं उसमें, तो आप सब्सिडी पास ऑन करने के बाद IMF की शराइत के तहत वो भी सारे टैक्सेस भी पास ऑन करेंगे। कोई 300 रुपये से ऊपर पेट्रोल डीजल होने जा रहा है पाकिस्तान में? नहीं, वो जाहिर है कि जो उन्होंने 4-4 रुपए के स्टेप्स कहे थे तो उसके मुताबिक तो इस वक्त 30 रुपये हो जाना चाहिए था, 2 महीने पहले 30 रुपये हो जाना चाहिए। तो जाहिर है कि मैं अब एक साथ 30 रुपये तो नहीं उसके ऊपर टैक्स डालेंगे, और मैं उसके ऊपर फर्दर इनसे IMF से बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी इतना महंगा हो गया है पेट्रोल, तो इसके ऊपर टैक्स मज़ीद लगाना जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब हमने लेवी 10 रुपये से 30 रुपये की इजाज़त दी थी, हमने कभी 30 रुपये किए नहीं थे, 10 रुपये ही थी लेवी मुस्लिम लीग के ज़माने में, लेकिन जब इजाज़त दी थी तो
वो ये सोच के दी थी कि जब पेट्रोल की कीमत कम होगी तो आप लेवी बढ़ा सकते हैं और जब पेट्रोल की कीमत ज़्यादा हो तो आप लेवी कम कर सकते हैं। एक फ्लेक्सिबिलिटी गवर्नमेंट को दी थी। लेकिन अब ये कि वो फ्लेक्सिबिलिटी के वजह से क्योंकि इतने अखराजात बढ़ गए हैं, मिसाल के तौर पर 80% क्योंकि खान साहब ने 3.25 साल में जो 71 साल में डेट ली थी उसकी 80% डेट ले ली है, तो अब जो डेट सर्विसिंग है वो इतनी ज़्यादा हो गई है कि हमको अब वो भी पूरी मैक्सिमम पेट्रोल, हाई प्राइस पेट्रोल पे भी हमको लेवी लगानी पड़ रही है। लेकिन फिर भी हम अगर जाएंगे तो ग्रेजुअल स्टेप्स में जाएंगे। जैसे मैं कह रहा हूँ कि फैसले वक्त पे ना करने का हर तरीके से नुकसान होता है। अगर आप वक्त पे कर लेते तो जो 12-14 रुपए तो वैसे ही पेट्रोल डीजल की कीमत में जो आपको सब्सिडी की हिट पड़ रही है वो रुपए के गिरने की वजह से पड़ रही है, वो ना पड़ रही होती, रुपया इतना ना गिर गया होता। और दूसरा जो आपको नुकसान हो रहा है जिसकी वजह से हिट डबल हो जाती है मुल्क के खजाने को, कि बैंक्स को पता है कि आप जब बोरो करने आ रहे हैं आपके पास पैसे नहीं है और आप सब्सिडी दे रहे हैं, तो आपने 14.25% शरह सूद की, उसके बावजूद कल देख लें आप टी बिल्स पर शरह जो है वो 15.25% तक चली गई है। तो बैंक्स भी, कमर्शियल बैंक्स भी आपको सस्ता पैसा देने को तैयार नहीं है और डबल नुकसान हो रहा है आपको, सब्सिडी में यहाँ हो रहा है, शरह सूद में वहाँ हो रहा है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो पिछले दौर में जो कानून साजी की गई है स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी में, जिसमें स्टेट बैंक के कंप्लीट राइट छीन लिया है कि वो हुकूमत पाकिस्तान को लैंड कर सके, जबकि पहले ये था कि 2 महीने या 3 महीने तक लैंड कर सकता था, 2 महीने बाद स्क्वायर ऑफ करना चाहिए था, वो भी अब छीन लिया है। तो उसकी वजह से एक बैंक को एक चांस मिल गया है कि वो प्रॉफिटियरिंग कर सकें। लेकिन इस वक्त कानून जो है वो वही है जो लिखा हुआ गया है पिछले दौर में। लेकिन इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि हम अगले हफ्ते से जब इसकी बिडिंग होगी तो आप देखेंगे कि ये रेट गिरेगा। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि ये रेट को कम करवाएंगे। सब मगर अगर महंगाई 17-18% पर चली जाती है, ये तमाम चीज़ें पास ऑन करके, तो बैंक्स एंटिसिपेट नहीं करेंगे, मार्केट भी एंटिसिपेट नहीं करेगी कि आइंदा दिनों में शरह सूद बढ़ने वाली है? अब देखें ना शाहजेब भाई, पहले 3 सवाल पे आप मुझसे नाराज़ थे कि हमने जल्दी क्यों नहीं पैसे बढ़ाए, पेट्रोल की कीमत जल्दी पहले यकमुश्त क्यों नहीं 60 रुपये बढ़ा दी। अब आप नाराज़ हैं कि अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ाओगे तो महंगाई हो नाराज़ नहीं हो, कॉन्सिक्वेंसेस पे सवाल कर रहा, मतलब क्योंकि मेरी नज़र में तो हर हाल में महंगाई होगी। आज की सब्सिडी कल की इन्फ्लेशन है, सुना है ना आपने, और जब बोरो करके दे रहे होंगे तो हर हाल में इन्फ्लेशन है, डेफिसिट्स होंगे तो हर हाल में इन्फ्लेशन है। तो मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कॉन्सिक्वेंसेस को कैसे डील करेंगे? शाहजेब भाई, मैं यही गुजारिश कर रहा था कि हमको बैलेंस करके चलना होता है। हम एक साथ नई हुकूमत आके 1 साल पहले दिन जो है वो कुछ 60 रुपये का 70 रुपये का डीजल का शौक तो नहीं देती ना, 50% तो नहीं बढ़ाती। हमने पहले ये कहा आपको कि देखो प्राइसेस बढ़ाना नागुज़ीर हैं, उसके बाद हमने प्राइस बढ़ाई। जिस दिन हमने प्राइस बढ़ाई उस दिन गरीब आदमियों के लिए हमने इंश्योरेंस कर दिया। हमने कहा कि एक 14 मिलियन यानी कि 1,40,00,000 घरानों को हम 2,000 रुपये देंगे। उसके बाद हमने इनको इंस्टीट्यूशनलाइज करेंगे। बजट के अंदर आप देखेंगे कि ये जो वज़ीर आज़म की सस्ता पेट्रोल सस्ता डीजल स्कीम है, ये इंशाल्लाह इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करेंगे और चलाते रहेंगे जब तक कि पेट्रोल महंगा है, जब तक कि महंगाई हमको ये महंगाई की सामना है। उसके बाद शाहजेब भाई हमने स्टेप्स के अंदर बढ़ाया है ये IMF से बात करते हुए कि हमको पता है कि हमको कब तक सब्सिडी ख़त्म करनी है और हमें पता है कि इससे महंगाई आएगी। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो आपने दूसरा फरमाया और सही फरमाया कि अगर हम नहीं बढ़ाते पेट्रोल, अगर हम नहीं बढ़ाते और हम इतना बोरो कर रहे होते और खुदा ना खास्ता उसके बाद अगर और करेंसी डिवैल्यू हो जाती तो उससे भी महंगाई आती। तो हमें ये बैलेंस करके चलना था और मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ कि जो है वो बैलेंस ठीक है, लेकिन बहरहाल वो फिर तारीख का फैसला है। नेपरा ने 7 रुपये 91 पैसे फी यूनिट बिजली बढ़ाने की आज मंजूरी दे दी है, ये बढ़ने जा रही है इतनी? देखिए जून की बिलिंग साइकिल में तो कोई मेरे ख्याल से इसके कोई इम्कान नहीं है। ये अब ये नेपरा की रिकमेंडेशन है, ये पावर डिवीज़न को ये जाएगी, फिर पावर डिवीज़न इसकी समरी बनाएगा, दीगर डिवीजन्स को भेजेगा, फिर वो ECC में आएगी, फिर काबीना में जाएगी। प्रोसेस भी लंबा होता है, तो जून के अंदर कोई चांस नहीं है इसका। बस अब मुझे ये बताइए कि आप तो ये कहते थे कि हम बिजली की पैदावार जो है वो बढ़ाएंगे क्योंकि हम बिजली की कंजम्पशन बढ़ाएंगे और बिजली की बिल भी कम करेंगे। बिजली के बिल भी बढ़ाने जा रहे हैं आप और 10-10 घंटे की लोड शेडिंग भी कर रहे हैं आप। पाकिस्तान में बिजली पैदा करने की सलाहियत है मगर बिजली मिल नहीं रही है आवाम को, तो आप तो दोनों काम अपने दावे के बरक्स कर रहे हैं।
जी देखिए, नेपरा की रिकमेंडेशन तो हमने कभी ये नहीं कहा था कि हम नेपरा की रिकमेंडेशन कंट्रोल कर सकते हैं, वो हम तो नहीं कर सकते। और आपकी बात दुरुस्त है कि बिल्कुल जब पाकिस्तान के अंदर दुनिया के बेहतरीन बिजली बनाने के मशीन पड़े हों, तो मोस्ट एफिशिएंट मशीन बिक्की बलोच की हवेली में लगे हुए हैं, जो कोल के इतने एफिशिएंट मशीन है सुपर क्रिटिकल साहिवाल के अंदर पोर्ट कासिम में, तो उससे हमको पूरी की पूरी बिजली बनानी चाहिए। इस वक्त मसला ये है कि क्योंकि PTI की हुकूमत ने मिसाल के तौर पर LNG के लॉन्ग टर्म माहदे नहीं करे, तो हमको शॉर्ट टर्म माहदे पर LNG बहुत महंगी मिल रही है। तो जो बिजली है इस वक्त LNG की भी बनाते हैं तो 20-20 रुपए पे आती है। जो कोल का हम इस वक्त, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि $50 की कोल की $55 की प्राइस होती थी, वो मेरे ख्याल से $385 पे या $285 पे चले गई है। तो कोल की जो बिजली बन रही है, कोयले की जो बिजली बन रही है, उसकी वेरिएबल कॉस्ट सिर्फ फ्यूल कॉस्ट 30 रुपये आ रही है। और क्योंकि हमारी बिलिंग साइकिल पीछे चल रही है, हम 8-9 रुपये वसूल कर रहे हैं एवरेज पे यूनिट के, और 30 रुपये की वेरिएबल कॉस्ट आ रही है। तो इस वक्त एक बड़ा गंभीर सा मसला आ गया है ये कोल की प्राइस के अंदर। ये LNG से भी ज़्यादा जो है वो कोल की प्राइस बढ़ गई है। ये इंशाल्लाह टेम्प्रेरी होगा, 15 दिन 2 महीने निकल जाएंगे, 2 महीने 1.5 महीना ज़रा सी मुश्किल निकलेगी, इंशाल्लाह उसके बाद आप देखेंगे कि आसानी हो जाएगी। ऐसा मसला है कि आपने जो एक्सपेंशन की थी, कैपेसिटी परचेज प्राइस के मसाइल पाकिस्तान को पैदा ज़रूर हुए थे, वो एनर्जी परचेज प्राइस के मसाइल नहीं रह गए थे। मगर अब जब इतनी ज़्यादा एनर्जी की प्राइसेस बढ़ गई हैं, तो फिर आप कम से कम, और ये मसला बन गया एनर्जी परचेज प्राइस, तो आप कुछ ना कुछ तो कीजिए ना। वजीर आजम से कहिए कि ऑप्टिक्स पर कम तवज्जो दीजिए, 5 दिन की जगह 6 दिन काम करने की बजाय सोचिए कि या तो 4 दिन कर लीजिए, या फिर ऐसा कीजिए कि प्राइवेट सेक्टर से कहिए कि वर्क फ्रॉम होम को देखिए, या फिर मार्केट्स को कहिए कि शाम 6 बजे बंद कर दे। कोई ऐसे इकदाम तो कीजिए और उन पर अमल दरामद कराइए ताकि हम एनर्जी कंजर्व कर सके। हमारा इंपोर्ट बिल देखिए $6.6 अरब का आया है, इकदाम से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये बात आपकी दुरुस्त है शाहजेब खानज़ादा साहब कि कोई ना कोई कंजर्वेशन के मेजर्स करने पड़े रखेंगे। हमने प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने ये मेजर्स रखे थे, उन्होंने कुछ चीज़ों की मज़ीद तफसील मांगी है। 3 मीटिंगें प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने ये हो चुकी हैं। एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर मज़ीद पावर डिवीज़न जो है वो प्रेजेंटेशन तैयार कर रहा है। जैसे ही प्राइम मिनिस्टर साहब वापस आते हैं, तुर्की से मेरे ख्याल से पहुँच चुके हैं बल्कि, तो ये इनके सामने ये चीज़ें रखी जाएंगी और आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला जल्द इसके बारे में भी फैसला होगा। और आपको मैं एक और बात भी बता दूं कि जब से ज़्यादा जो कंजर्वेशन है वो प्राइसेस करवाता है। जब आप पेट्रोल की और डीजल की कीमतें रियल प्राइसेस कर देते हैं तो लोग खुद ब खुद जो है वो कंजर्व करना शुरू कर देंगे। जब आप अनरियल प्राइसेस पे बेच रहे हैं तो थोड़ी सी तो बेदर्दी से लोग इस्तेमाल करेंगे ना। सब तो फिर आप मुझे ये बताइए कि ज़ाहिर आपकी पहले थियरी ये भी तो थी कि जब आप प्राइसेस बढ़ा देते हैं तो चोरी बढ़ जाती है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। बिल्कुल सही बात है आपकी, प्राइसेस बढ़ाने से चोरी बढ़ जाती है। लेकिन जब आपको मैंने जितनी गुजारिश करी थी, जब मैंने प्राइस कम करने का भी कहा था कि हम प्राइस कम करेंगे, तो मैं हमेशा ये कहता था कि वेरिएबल कॉस्ट को रिसीव करना चाहिए, को कलेक्ट करना चाहिए। इस वक्त 1 मिनट के लिए कैपेसिटी कॉस्ट को भूल जाना चाहिए जब तक कि आपके 2,20,000 गीगावाट आवर्स 2,20,000 गीगावाट आवर्स नहीं बिक जाते। उसके बाद यू थिंक अबाउट कलेक्टिंग अपने कैपेसिटी कॉस्ट। और मैं अब भी ये बिलीव करता हूँ, लेकिन इस वक्त वेरिएबल कॉस्ट इतनी बढ़ गई है भाई कि हम वेरिएबल कॉस्ट भी पूरी पास ऑन नहीं कर सकते। अगर वेरिएबल कॉस्ट भी पूरी पास ऑन करेंगे तो गरीब आवाम मर जाएगी। तो फिर यही है कि हम इंतज़ार करें कि किस तरीके से डैम्स में पानी भरे, फिर हमें ज़्यादा अच्छा फ्लो मिले, जिसकी वजह से जो हाइडल है उसकी बिजली अच्छी आ रही है और 1-1.5 महीने के लिए तैयार हो जाए। वहाँ बहुत सारा लोड शेडिंग होने वाली है, ये रहेगी? नहीं। शाहजेब साहब देखें, दुनिया भर के अंदर ये कुछ इवेंट्स होते हैं। आप भी जानते हैं कि कोविड का जो इवेंट था वो एक बड़ा ब्लैक स्वान इवेंट था, लेकिन कोविड के इवेंट में गो के बड़ी इंसानी जानों की ज़िया हुआ, पाकिस्तान में भी दुनिया भर में भी। लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी से कोविड पाकिस्तान में बीमारी इतनी नहीं फैली। और क्योंकि दुनिया भर के अंदर ये था तो जो वेस्टर्न ममालिक थे उनको कुछ ज़्यादा सिंपैथी थी, तो IMF के पास भी सिंपैथी थी, तो उन्होंने IMF ने हमको प्रोग्राम भी सस्पेंड कर दिया, $1.5 बिलियन भी दिए। G20 कंट्रीज़ ने $4 बिलियन की आपकी पेमेंट्स मौखर कर दी। तो बड़ा हुकूमत के फाइनेंशियल उसको बड़ा फ़ायदा हुआ। उसके अंदर आपने बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है वो पास ऑन कर दिया अमीर तरीन लोगों को, टर्फ लोन और दीगर चीज़ों के अंदर, जिससे आपकी ग्रोथ तो हो गई लेकिन अनसस्टेनेबल ग्रोथ हुई। अब ये जो यूक्रेन की जंग है जिसके अंदर आपका देखें तेल जो है वो $120 का पहुंच गया, जिसके अंदर वीट महंगा हो गया, सप्लाई चेन के अभी तक डिसरप्शन चल रही है, फ्रेट महंगा हो गया, यूरिया इतना महंगा हो गया। ये इससे जो पाकिस्तान के ऊपर क्रंच आया तो बहुत ज़्यादा है। तो अगर कोल के ऊपर जो क्रंच आया तो अगर 2-4 महीने तो मुश्किल होंगे, लेकिन 2-4 महीनों के बाद ये ज़िंदगी भर कोल की प्राइसेस हमेशा $50 रहती थी, ये नहीं रहेंगी। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि मैं
$600 $700 की हमेशा से पाम ऑयल की प्राइस होती थी, मैं इसके अंदर ये काम भी करता रहता था। लेकिन आज $1800 की प्राइस है, ये कभी भी मैंने नहीं देखी, किसी ने नहीं देखी, लेकिन इवेंचुअली कम हो जाएंगी कुछ दिनों में। वैसे मगर अब इसमें मसला ये है कि इमरान खान साहब की तनकीद ये है कि वो रूस के साथ मुआहदा कर गए थे, आपने उस मुआहदे पर अमल दरामद नहीं किया। 30% गंदम सस्ती, 30% पेट्रोल सस्ता आप ले सकते थे, भारत ले रहा है, मगर आप अमेरिका के कहने पर ये नहीं ले रहे हैं। कल तो उन्होंने आपका नाम लेके कहा है कि आपने CNN पे कहा है और ये अमेरिका की वजह से आप नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? भाई फिर से देखिए, इमरान खान साहब जब मेरे ख्याल से 22 फरवरी को जब तशरीफ़ ले गए थे रशिया, उसके बाद आप अखबार पढ़ लीजिए, कोई अखबार के अंदर अगर एक वर्ड ऑयल का कहीं पर लिखा हुआ हो तो आप देख लीजिए, कहीं पर ऑयल का जिक्र नहीं था। गैस की बात थी और वीट की बात थी, दो बातें थी। उसके बाद जब इधर तशरीफ़ ले आए, उसके 1 महीने और 5 दिन तक किसी को ख्याल नहीं आया कि रशिया को ख़त लिखें। हुकूमत के जाने से 3 दिन पहले उन्होंने ख़त लिख दिया कि हमको तेल दे दीजिए। उस रशिया ने उस ख़त का जवाब नहीं दिया। उसके बाद हमने सिफारतकार को भेजा कि भाई जाके पूछो कि उसका इनका कोई इंटरेस्ट है, तो उन्होंने कहा बड़ा पोलाइटली कि यार वो जो 2015 में आपसे मुआहदा किया था गैस का, आपने तो उसकी भी बात नहीं करी, उस पर भी अमल दरामद नहीं करा, तो अब आप क्या बात कर रहे हैं? वो जो बेचने वाला इंटरेस्टेड नहीं हो तो हम क्या कर सकते हैं? अगर कोई आपको रशिया गैस दे रहा हो, कोई भी चीज़ दे रहा हो, मैंने पहले भी उस दिन CNN पे भी कहा था कि अगर हमको कोई 30% सस्ता दे रहा है तो हम बावले तो नहीं है, जाहिर है ले लेंगे, चाहे वो वीट सस्ता दे रहा है। और दूसरी बात ये क्यों नहीं देगा, इतनी सी बात जी बोले भाई, मैंने खुद देखें पिछले हफ्ते ECC के अंदर, ये CNN इंटरव्यू से पहले और दीगर चीज़ों से पहले ECC के अंदर हमने वीट की समरी अप्रूव की कि G2G जाके हम रशिया से बात करें। हमारी फॉरेन ऑफिस ने बात करी हुई है, हमने TCP और फूड सिक्योरिटी वजारत को बताया कि मिल के आप रशिया से बात करें और 2 मिलियन टन वीट उनसे G2G पे लें। हमने तो बात शुरू कर दी है। हम तो इमरान खान की हुकूमत में तो ECC ने अप्रूवल नहीं दिया था, इमरान खान की हुकूमत ने तो काबीना में हुकूमत नहीं अप्रूवल नहीं दिया था, ये तो शहबाज शरीफ की हुकूमत में अप्रूवल दिया है, ये तो हमने अप्रूवल दिया है। हम उनसे वीट की भी बात कर रहे हैं, और अगर हमको कोई सस्ता दे रहा है तेल, हमको कोई सस्ता दे रहा है वीट, हमको कोई भी चीज़ अगर मार्केट से सस्ती दे रहे हैं तो हम क्यों नहीं लेंगे उसका? कैसी बातें कर रहे हैं? मसला ये है कि देखिए, इंडिया में 34 मिलियन बैरल्स उन्होंने इंपोर्ट किया है। ज़ाहिर इंडिया की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, मगर उसके बावजूद उन्होंने पिछले महीनों में कोई 10-1% तक किया है। जून में पॉसिबल है कि 15 से 16% अपनी डिमांड का वो इंपोर्ट कर लें। बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने पूछा है, फाइनेंस मिनिस्टर ने पूछा है भारत से कि क्या तरीका है कि रशिया का हम तेल इंपोर्ट कर सकते हैं। और सिर्फ रशिया में जो रशिया के तेल की जो ज़्यादा इंपोर्ट इंडिया में हो रही है वो प्राइवेट रिफाइनरीज कर रही हैं, रिलायंस ग्रुप कर रहा है, और ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ को, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया को भी वो रिफाइन करके एक्सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि वो डायरेक्ट इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं रशिया से। तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? आप क्या वजह है कि हम नहीं कर पा रहे हैं? भाई हम कोई अगर हम कर सकते हैं तो हम ज़रूर करेंगे। एक नंबर ये, कल भी मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि कल एक प्राइवेट रिफाइनरी प्राइवेट ऑयल इंपोर्टिंग कंपनी वाले मेरे पास आए थे, वो मुझसे कह रहे थे, मैंने कहा आप ला सकते हैं तो ले आएँ, हमें कोई हर्ज नहीं है। अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई इसके सैंक्शंस नहीं आते, पेनल्टीज़ नहीं आती, तो मैं बिल्कुल, मुझे कोई हर्ज नहीं है। और अगर प्राइवेट पार्टी कोई लेके आती है तो हमें क्या हर्ज है? मतलब वाई वुड वी ऑब्जेक्ट टू दिस? अगर कोई ला सकता है तो ले आए। अगर पाकिस्तानी बैंक्स जो हैं वो अगर LCs खोल देते हैं तो खोल लें, मतलब क्या। लेकिन द थिंग इज़ कि इस वक्त आपको पता है कि 2 हमारे पाकिस्तानी बैंक्स हैं, नेशनल बैंक और हबीब बैंक, इनके ऊपर पेनल्टीज़ लग चुकी हैं, हम FATF के प्रेशर में हैं, दूसरी दीगर चीज़ें हैं। आप ये भी तो देखें ना कि खान साहब की हुकूमत में इनके दौरे के बाद 1 महीना 1.25 महीना था, उसमें क्यों नहीं ले लिया इन्होंने तेल? 30% सस्ता मिल रहा था इनको, ये तो तेल ले लेते। ये सवाल अपनी जगह क्यों नहीं ले लिया? उन्होंने बातचीत शुरू। मुझे एक सवाल ये भी है ना कि 1 महीने से 2 महीने से हमने ख़त लिखा हुआ है, जो हमाद अज़हर अभी मुल्क के वजीर थे ना, जिस सियासत से ख़त लिखा था, उसका जवाब तो रशिया ने दिया नहीं है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर आप समझ रहे हैं कि रशिया सस्ता दे रहा होता तो हम नहीं लेते। ये सवाल है कि मार्च के महीने में भी भारत की तरफ से रशिया से दरामद किया गया है, हालांकि दिसंबर, जनवरी और फरवरी में कोई कुछ दरामद नहीं किया था, मगर मार्च में पाकिस्तान ने नहीं किया, और जो लेटर लिखा गया वो भी 30 मार्च को लिखा गया। मगर ये जो आपने बात की है कि हमें LCs के मसले तो पहले ही हो रहे हैं। आपको और एनर्जी मिनिस्टर को खत लिखा है ऑल मार्केटिंग कंपनीज ने कि उनके जो LCs के प्रॉब्लम है वो हो रहे हैं ओवरऑल इंडस्ट्री डिफॉल्ट के खतरात की वजह से। पाकिस्तान को ये रशिया के अलावा ही ये मसाइल हो रहे हैं, ये आपकी हुकूमत में आने के बाद हो रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं इसके हवाले से? भाई ये बात दुरुस्त है कि जैसे हुकूमत के फाइनेंसेस जो हैं वो स्ट्रेस में हो गए थे बिकॉज ऑफ द सब्सिडीज़। आप जानते हैं कि जो हुकूमत की पेट्रोल की सब्सिडी थी उसका ख़र्चा
हुकूमत चलाने के ख़र्चे से 3 गुना ज़्यादा था। पूरी सिविलियन गवर्नमेंट का ख़र्चा 40 बिलियन था और सिर्फ सब्सिडीज़ का ख़र्चा जो है 120 बिलियन तकरीबन का था। तो इसको रोकना ज़रूरी था और ये जो आज भी मैंने कदम लिया है, और ये बड़ा आसान नहीं होता है। कोई भी वज़ीर खुश नहीं होता है कि टीवी पे जाके बोले कि हमने पेट्रोल 30 रुपये महंगा कर दिया है। कोई प्राइम मिनिस्टर खुश नहीं होता ये असम्बली पे अप्रूवल देने की कि मैं 30 रुपये महंगा कर दूँ। मतलब मैं सच बता रहा हूँ कि सुबह 7 बजे शहबाज साहब की सुबह 5 बजे जब इन्होंने मुझे फ़ोन किया है आज टर्की से, तो मतलब ये मुश्किल फ़ैसले होते हैं, लेकिन ये फ़ैसले करना नागुज़ीर भी होते हैं मुल्क के खातिर। और जैसे हमारी फाइनेंशियल हालत अच्छी होगी, हम एलसीज़ तो कोई अभी तक अल्लाह की मेहरबानी से नहीं रुकी है, ना रुकेगी। लेकिन रशिया का एक डिफरेंट केस है। लेकिन पूरे मार्च के महीने में इमरान खान साहब को अगर रशिया से गैस मिल रही थी, रशिया से ऑयल मिल रही थी, तो क्यों नहीं लिया? 5 साल पहले मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रशिया से B2B साइन करके G2G साइन करके गई थी पाइपलाइन। खान साहब ने ये क्यों नहीं लगाई? अगर इतनी वो थी तो रशिया से एक किलो तो ले आते वीट। 1 किलो वीट तो नहीं लिया। पहली हुकूमत जो बात कर रही है रशिया से G2G वीट खरीदने के लिए, वो तो हमारी हुकूमत बात कर रही है। तो आप क्या बातें कर रहे हैं? G2G लास्ट ईयर हुआ, मगर ज़ाहिर है यूक्रेन वॉर के बाद कर देते हैं। कभी अमेरिकन कंस्पिरेसी हो गई, कभी ये हो गई। मतलब ये खान साहब 2-4 दिन ये काम करेंगे, फिर आप देखिएगा 2-4 दिन बाद ये रशिया की स्टोरी भूल जाएंगे, कोई नई चीज़ निकल आएगी। बहुत शुक्रिया। मिस्टर इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद थे। वज़ीर आज़म की वापसी हो गई है और ट्रिप पर उनके साथ मौजूद थे ख्वाजा आसिफ साहब। आज उन्होंने भी तनकीद की है। इमरान खान साहब ने अपने बयानात को आज और आगे बढ़ा दिया है। फौज से एक नई डिमांड करती है, इस पर बात करेंगे एक के बाद। पाकिस्तान के 3 टुकड़े होने और पाक फौज के तबाह होने से मुताल्लिक इमरान खान का बयान मौजूए बहस बना हुआ है। बयान पर हर तरफ से सख्त तनकीद हो रही है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस बयान के दिफा की कोशिश कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि बयान को गलत समझा गया है, बगैर सियाक व सबाक के पेश किया गया है। इमरान खान ने मुल्क और फौज के खिलाफ बात नहीं की है, लेकिन इमरान खान ने आज फिर पाक फौज पर बराह रास्त तनकीद की है, उनसे बराह रास्त मुतालबात किए हैं। गुज़िश्ता रोज़ एक इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा था कि अगर इस्टेब्लिशमेंट ने दुरुस्त फैसले ना किए तो फौज तबाह हो जाएगी और मुल्क के 3 टुकड़े हो जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने इस बयान की सख्त मजम्मत की। आसिफ जरदारी ने पीपल्स पार्टी को हिदायत की कि इमरान खान के बयानात पर गली गली एहतजाज करें। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने भी इमरान खान के मुतनाज़े बयान पर आज सख्त तनकीद की और कहा कि क्या इमरान खान के इक़्तिदार को दवाम देना दुरुस्त फैसला है, और अगर इदारों ने आइन के साथ खड़े होने का इरादा किया है तो क्या ये गलत फैसला है? जो 3 टुकड़ों वाला थ्योरी आप लेकर फिर रहे हैं, ये आपको किसने दी है? तोहफे आप पर। आपकी हिम्मत कैसे हुई पाकिस्तान के बारे में ये बात करने की? आपको किसने हक दिया है कि अपनी गंदी जुबान से पाकिस्तान का और एटॉमिक प्रोग्राम का नाम भी ले? हमने भी फ़ौज पाकिस्तान पे तनकीद की है, लेकिन मुस्बत की है। अगर कोई लाइन क्रॉस हो रही थी तो उसकी निशानदही की है ताकि उन पर उंगलियां ना उठें। अपने इक़्तिदार के लिए नहीं की। क्या है सही फैसले आपकी नजर में? मुखालिफिन से इंतकाम लेना सही फैसला है? आपके इक़्तिदार को दवाम देना सही फैसला है? या अगले इलेक्शन की जो आप धांधली का प्रोग्राम बना रहे थे और उस पे जो आपने इदारे पे जो खतरनाक हमले किए उस पे चुप साध लेना सही फैसला है? और वो आइन का साथ दे रहे हैं तो वो गलत फैसला है। इमरान खान का साथ दें तो वो सही फैसला है। जो सिपा सलार है पाकिस्तान की फौज का, वो जब आपकी हुकूमत में आपके साथ खड़े थे तो तब वो अजीम सिपा सलार थे, और आज वो आपके साथ नहीं खड़े क्योंकि आपने जो तबाही पाकिस्तान की है उसका बोझ उन्होंने अपने सर से उतार फेंका। और अगर मुल्क की खातिर वो आईने पाकिस्तान के साथ खड़े तो आज वो मीर जाफर और मीर सादिक हो गए। कल पढ़े जरा जो डिसेंट नोट आया है जस्टिस याहिया अफरीदी का, उन्होंने आपका कच्चा चट्टा खोल के रख दिया। वो डिसेंट नोट नहीं है, वो आपके खिलाफ चार्जशीट है। इमरान खान के कल के बयान पर तनकीद की जा रही है, लेकिन आज उन्होंने एक और मुतनाज़े बयान दे दिया है। शांगला में जलसे से खिताब के दौरान उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को पैगाम देते हुए सोवियत यूनियन के टुकड़े होने की मिसाल दी और कहा कि बेशक आप न्यूट्रल रहें, लेकिन लोग जानते हैं पावर आपके पास है। चोरों का टोला मुल्क को जहां लेकर जा रहा है, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। तारीख इसको माफ नहीं करेगी कि मुल्क नीचे चला जाए और आप कहें कि हम न्यूट्रल हैं। पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को पैगाम देना चाहता हूं। दुनिया की 2 सबसे बड़ी ताकतें थी, अमेरिका और सोवियत यूनियन। जब उनकी माइशत नीचे गई तो वो सोवियत यूनियन टूट गया। फौज, उनकी तकड़ी फौज उनको इकट्ठा नहीं रख सकी। जिस तरफ हमारा मुल्क जा रहा है, विशाखा एस्टैब्लिशमेंट, आप कहते हैं हम न्यूट्रल हैं, बिस्मिल्लाह न्यूट्रल हो, लेकिन लोग जानते हैं कि पावर आपके पास है। और कौम अगर इस तरफ नीचे जिस तरफ ये लेके जा रहे हैं, जो चोरों का टोला मुल्क को नीचे लेके जा रहा है, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं और तारीख इस रोल को भी माफ नहीं करेगी
कि मुल्क नीचे चला जाए और आप कहें हम न्यूट्रल हैं। मेरा दीर में जलसा है, इंशाल्लाह मैं परसों की तहरीक का आगाज करूंगा, अगला लाएअमल दूंगा और उसमें आपने तैयार होना है। इमरान खान ने आज कह दिया है कि वो परसों दीर में आइंदा का लाएअमल देंगे। इससे पहले उन्होंने 25 मई को इस्लामाबाद से वापस जाते हुए कहा था कि वो 6 दिन बाद अगला लाएअमल देंगे। 6 दिन पूरे होने के बाद कल कहा कि सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, वहां से फैसला आने के बाद लाएअमल देंगे। लेकिन आज अदलिया की तरफ से भी उन्हें एक धचका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की लॉन्ग मार्च के लिए पेशगी दरख्वास्त एतराज लगाकर वापस कर दी है। रजिस्ट्रार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर पहले ही फैसला दे चुकी है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से मुतल्लिका फोरम से रुजू नहीं किया गया। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा भी गैर जिम्मेदाराना बयानात दे रहे हैं। पंजाब के साबिक वजीर तालीम मुराद रास ने तुर्की को वार्निंग देते हुए ट्विटर पर लिखा है कि पाकिस्तान में से इंपोर्टेड हुकूमत को किसी किस्म का ताउन ना दें, या आपकी सरमायाकारी को बर्बाद कर देंगे और आप सब कुछ खो देंगे। सिर्फ पिछले 30 दिनों का जायजा लें, आपको तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। दूसरी जानिब इमरान खान पर गद्दारी का मुकदमा करने या ना करने पर वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जेर सदारत काबीना कमेटी का इजलास हुआ, जो किसी हतमी फैसले के बगैर खत्म हो गया। ज़राए के मुताबिक इजलास में इमरान खान, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा और वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान के खिलाफ भी बगावत के मुकदमे पर गौर किया गया। IG इस्लामाबाद अकबर नासिर ने काबीना कमेटी को ब्रीफिंग दी। ज़राए का कहना है कि काबीना कमेटी के शुरा आइंदा हफ्ते दोबारा मुलाकात करेंगे। इमरान खान के बयानात पर रद्देमल देते हुए वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट में लिखा है कि जिंदगी भर जिस हाथ ने खिलाया इमरान खान ने उसको काटा, जिस दरख्त ने साया मयसर किया इस पर कुल्हाड़ा चलाया। इसकी हुक्मरानी के बगैर पाकिस्तान का तस्वुर नहीं। पाक फौज इसकी हुक्मरानी की जमानत ना दे तो वो इदारे की खुदा न ख्वास्ता तबाही की बात करता है। वो पिच पर लेटा अंपायर, स्टेडियम, टीम, शायकीन, अवाम सबको तबाह करने की बात कर रहा है। तो बात करेंगे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। साहब बहुत शुक्रिया हमेशा में ज्वाइन करने के लिए। आप खुद भी आज वापस आए हैं, वज़ीर आज़म के साथ आप दौरे तुर्की में मौजूद थे। ये बताइएगा, ज़ाहिर है इमरान खान साहब ने जो बात की उस पर वज़ीर आज़म ने, आपने, आसिफ ज़रदारी साहब ने, सब ने बड़ी शदीद तनकीद की है। आज उन्होंने अपने जो उनका कल का खिताब था या कल का इंटरव्यू था उससे आगे बढ़ के सोवियत यूनियन की भी मिसाल दी है और वो कह रहे हैं आपने न्यूट्रल रहना है तो रहें। ख्वाजा साहब, मसला ये है कि या तो वो ढका छुपा कह रहे हों, वो तो खुल के कह रहे हैं कि फ़ौज मुदाखलत करे, किरदार अदा करे, आप लोगों की हुकूमत को फारिग करे ताकि उनका वज़ीर आज़म बनने का जो रास्ता है वो हमवार हो और इलेक्शन की तरफ मामला जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाज़े, मैं ये जो बातें आपने इब्तदाइया में जो आप बातें की हैं, आपने इमरान खान साहब की तकरीर भी सुनाई है, जो अल्फाज उन्होंने पाकिस्तान वतन अजीज़ के मुतल्लिक़ और पाक फ़ौज के मुतल्लिक़ इस्तेमाल किए हैं वो भी आपने बताए हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये अल्फाज जो हैं, अगर किसी नेशनलिस्ट पार्टी के लीडर ने पख्तूनख्वा में या बलूचिस्तान में या सिंध में कहे होते तो उसका क्या रद्द-ए-अमल होता? अगर फ़र्ज़ करें महमूद खान अचकज़ई या अमीर हैदर होती या शाहज़ैन बुगटी या और जो हमारे लीडर हैं वहाँ के, अख्तर जान मैंगल, ये अगर ये बात करें, जो एग्जैक्टली वही बात करें जो इमरान खान ने की है, तो पाकिस्तान में क्या रद्द-ए-अमल उसका होगा? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ। और जो जिस तरह महमूद खान साहब जो KP के इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि हम अफ़गानिस्तान शिफ्ट हो जाएंगे। अगर ये बात किसी और चीफ मिनिस्टर ने की होती, बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर कहता कि भाई हम अफ़गानिस्तान में या ईरान में शिफ्ट हो जाएंगे, या खुदा न खास्ता सिंध का चीफ मिनिस्टर कहता कि हम जो है वो इंडिया शिफ्ट हो जाएंगे, पंजाब का चीफ मिनिस्टर कहता कि हम जो है वो मशरकी पंजाब में चले जाएंगे, इंडिया चले जाएंगे, तो क्या क्या रद्द-ए-अमल होता है? मैं एक सवाल हूँ आपकी वसातत से, मैं ये सवाल जो है आपके जो सामीन हैं, नाजरीन जो हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ कि इमरान खान जो इस वक्त हर्जा सराई कर रहे हैं, जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, अगर वो किसी और सूबे के लोग जो हैं
महमूद खान जो उनका चीफ मिनिस्टर है उसके अल्फाज, उनके अपने अल्फाज कोई नेशनलिस्ट पार्टी इस्तेमाल करती तो उसके मतलब क्या रद्द अमल होता। मैं ये सवाल आपके साथ आपका ज़रा सवाल जायज़ है खौसा साहब। मसला ये है कि इसका हल ये है ना कि जो चीज़ इमरान खान को कहने की इजाज़त है उसकी इजाज़त सिंध के बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर्स को भी हो, बलूचिस्तान के बलोचों को भी हो, इसके साथ साथ जो पीटीएम है उसको भी हो। या इसका हल यह है कि अगर उनको इजाज़त नहीं है तो इमरान खान को भी ना हो। इस बात पर तो तनकीद होगी कि वो फ़ौज से गैर आइनी मुतालबा कर रहे हैं कि वो मुदाखलत करे, जमहूरी हुकूमत को घर भेजे। वरना ये जो बात है कि जी मुल्क को नुकसान हो सकता है, फिर मुल्क के न्यूक्लियर असासों को नुकसान हो सकता है, मईशत को अगर नुकसान हो गया, ये बातें तो माजी में कही जाती रही हैं। इस किस्म की बातें तो आप लोगों की तरफ से भी कही जाती रही हैं। आपने बिल्कुल जो सही सम अप किया है कि हमने ज़रूर तनकीद की फ़ौज के अदारे के ऊपर माजी में, और दरख्वास्त यही करते रहे। उस तनकीद का जो मकसद था यही था कि जो है सारे अदारे जो है वो आइनी हदूद में रहें और वो मुदाखलत जो है सियासत के अंदर या इंतखाबात के अंदर या किसी को सहारा देने की बात जो है वो ना हो, और हर अदारे को जो है अपने तौर पे आइनी तरीके से जो है काम करने की इजाज़त होनी चाहिए। ये बिल्कुल हमने ये कहा। लेकिन जो इमरान खान साहब बात कर रहे हैं वो तो तमाम हदूद जो हैं पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के छिन जाने की बात करते हैं। हमारा वो मुआवजा जो है वो सोवियत यूनियन के साथ कर रहे हैं जो शिकस्त रेख्त का शिकार हुआ। हमारा जो वो कह रहे हैं कि जी वो हमारी अफवाज जो है तबाह हो जाएंगी। हमारी अफवाज जो है वो हमारी दिफा की, हमारी यकजहती की, हमारी सलामती की जमानत है, वो जामन है इस चीज़ के। मगर इसमें मसला है ना, देखिए जैसे मैं कह रहा हूँ कि मुतालबा उनका गैराई नहीं है, मगर इस किस्म की बातें आप लोगों की तरफ से भी की जाती रही हैं। मैं दिखा देता हूँ कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी, हसन इकबाल साहब भी क्या कहते रहे हैं। हमने अगर अपनी मईशत नहीं बचाई तो ये मिज़ाइल जिनके हम रोज़ाना तजुर्बे करते हैं, ये मिज़ाइल हमारे गले के फंदे बन जाएंगे। हम इन मिज़ाइलों को नहीं बचा सकेंगे। अगर हमारी मईशत इसी तरह तबाह होती रही, हमारा एटमी प्रोग्राम पर भी समझौता हो जाएगा, जैसा कि कश्मीर हाथों से निकल गया है। ये वक्त है पाकिस्तानी कौम के जागने का। इस किस्म का कदम लिया जाता है, हमारा पूरा जो डिफेंस का एक्सपेंडिचर है वो पूरी दुनिया देख सकेगी, थ्रेडबेयर देख सकेगा। हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम को खतरा में डाल सकते हैं। ये संगीन स्टेप्स हैं जब ये अमली लिए भी जाते हैं। मेरे ख्याल से मैं फिर कह रहा हूँ कि रिवायती तौर पर ये तनकीद कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम खतरे में पड़ जाएगा, मिसाइल गले में पड़ जाएंगे, ये सारी बातें आप लोग भी कहते रहे हैं गुज़िश्ता हुकूमत के ऊपर। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी मुदाखलत करें, आप लोग कहते थे कि इदारे पीछे हटें। तो जो गैर आइनी बात वो कर रहे हैं उस पर तनकीद की जा सकती है, बजाय इसके कि गद्दारी या बगावत के पर्चों की बात की जाए। जो चीज़ अगर बलोच रहनुमा पर पीटीएम पर गलत है तो वो इमरान खान साहब के लिए भी गलत है, बजाय इसके कि हम आगे बढ़ें और दूसरों को भी तनकीद का मौका दें, पीछे जाएं और बगावत और जो पर्चे हैं गद्दारी के वो इमरान खान साहब तक फैला दें। आप बिल्कुल बात कर, मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ कि जब तक गुफ्तगू जो है नेशनल लेवल पे जो डिस्कोर्स है वो आइनी हदूद के अंदर होता है और पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान की जो यकजहती है उसकी हदें क्रॉस नहीं करता, तो मैं कहता हूँ कि डिस्कोर्स जो है बिल्कुल सही है। वो एक जमहूरी माशरे की अलामत है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि जो बातें इस वक्त डिमांड जो कर रहे हैं इमरान खान साहब, वो तो गैर आइनी जो है वो बार बार जो है फ़ौज के अदारे को, जो हम कहते हैं कि फ़ौज का अदारा जो है, बाकी अदारे जो हैं जिसमें अदलिया भी है, पार्लियामेंट भी है, बाकी अदारे भी जो हैं, एग्जीक्यूटिव भी है, वो अपनी अपनी आइनी हदूद में रहें। वो उनको आइनी हदूद से बाहर निकलने का बार बार जो है वो इंदिया दे रहे हैं, उनसे मुतालबा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरी हुकूमत जो है वापस लाई जाए, मेरी हुकूमत को सपोर्ट किया जाए। तमाम दाग जो है धुल जाएंगे अगर उनको दोबारा इक़्तिदार में ले आया जाए। वो इस वक्त एक सूबे में बैठ के खलफशार वहाँ से फैला रहे हैं, उस सूबे के लोगों को लेके, साथ जो है आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत लेके, गिलगित की हुकूमत लेके, केपी की हुकूमत लेके वो हमला आवर हुए इस्लामाबाद के ऊपर। बाकायदा खुद उन्होंने तस्लीम किया है कि हम मुसल्लह थे। तो ये बातें जो है ये हमारे वतन अजीज़ का जो यकजहती है उसके लिए डायरेक्ट ख़तरा बन गए हैं।
मेरा ज़ाती ओपिनियन है, मेरा बिल्कुल ज़ाती ओपिनियन है कि इमरान खान साहब को इस सेल्फ डिस्ट्रक्टिव स्ट्रीक पे छोड़ देना चाहिए। उनके खिलाफ मुकदमे या उनकी गिरफ्तारी का जो है वो इस वक्त ऑप्शन जो है इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उनको यो अपने आप को खुद जो है वो तबाह बर्बाद आप सियासी तौर पे और एक पाकिस्तानी के तौर पे, एक पाकिस्तानी लीडर के तौर पे अपने को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। उनको इसमें मसरूफ रहने देना चाहिए। मलखा साहब, आप ये नहीं समझते कि एक पॉलिटिकल प्रोसेस है? अब ज़ाहिर 2.25 करोड़ वोट उन्होंने लिया है कि आप लोगों को उन्हें इंगेज करना चाहिए एक कदम आगे बढ़ के कि आप ये बातें कर रहे हैं, हम आपके खिलाफ मुकदमात या आप पे गद्दारी के फतवे नहीं बांटेंगे जैसे आप बांटा करते थे, मगर ये बातें ना कीजिए, इस पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बनिए, आपको जगह मिलेगी, इलेक्शन का टाइम आएगा, कम से कम इंगेजमेंट कीजिए और उनसे जाके बात कीजिए, बजाय इसके कि दोनों तरफ से हमें नजर आ रहा हो कि जी पॉलिटिकल टेम्परेचर इतना राइज कर रहा है जिसमें भी मुल्क का नुकसान है। मैं इस पे भी आपसे इत्तफाक करता हूँ। आपने ये सजेशन जो दी है मैं बिल्कुल 100% इत्तफाक करता हूँ। गो पिछले 4 साल के अंदर उन्होंने, इमरान खान साहब ने बसीयत वजीर आज़म ये भी गवारा ना किया कि वो नेशनल सिक्योरिटी के जो मसले थे उनमें भी वो जो है वो नहीं आते थे। हमारे 2 इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स हुई, एक ISI के मेस में हुई जिसमें 35 लोग थे, पार्लियामेंटेरियन तमाम पार्टीज के लीडर्स थे। वो मीटिंग जो है वो ली इन्होंने, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ली, जनरल बाइस साहब ने ली। एक मीटिंग जो थी जिसमें अभिनंदन वाला मामला डिस्कस हुआ था, जब टेंशन जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई, हिंदुस्तान ने हम पे हमला किया, एरियल जो है वो एक जो है वो क्या कहते हैं खिलाफ वर्जी हुई हमारे हदूद की, वो भी जो है मीटिंग जो है वो भी ली इन्होंने, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ली। उस वक्त के वजीर आज़म जो हैं जिनका नाम इमरान खान साहब था वो तो बिल्कुल नहीं आए। उन्होंने ये भी गवारा नहीं किया कि वो बैठे, उन्होंने हाउस में कभी आना गवारा नहीं किया कि भाई ये अपोजिशन है, ये इनको बाहर निकालें, उसके बाद मैं हाउस में आकर तकरीर करूंगा। ये मुतालबा किया जाता था हमसे जमानतें ली जाती थी, बावजूद उनके इस एटीट्यूड के, बावजूद उनके अनडेमोक्रेटिक जो है माइंड सेट है उसके। मैं फिर भी कहूँगा कि अगर कोई पोलिटिकल डायलॉग हो सकता है वो होना चाहिए। डायलॉग, अगर पॉलिटिकल डायलॉग बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज जो है हो सकता है, मैं इसका जो है जो एम्बिट है या इसकी जो हदूद हैं वो जरा थोड़ा एक्सपेंड करता हूँ। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को जो इस वक्त मसाइल दरपेश हैं उसमें तमाम अदारों का जो है एक डायलॉग होना चाहिए, एक नेशनल डायलॉग होना चाहिए। शहबाज शरीफ ने असेंबली के फ्लोर के ऊपर इकोनॉमी के ऊपर एक मिसाक की जो है वो तजवीज़ पेश की थी जिसका मजाक उड़ाया गया था। मैं ये डायलॉग जो है कभी सस्पेंड नहीं होना चाहिए। मगर सब उस डायलॉग उस सूरत में होगा जैसे फॉर एग्जांपल उनकी एक उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से थी, वो दरवाज़ा बंद हो गया। अब वो हर हाल में एक प्रेशर डाल रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर। अगर आपको बतौर वजीर दिफा और बतौर हुकूमत, और आप वजीर आज़म के साथ ही थे पिछले 3 दिन, इस बात पर यकीन है कि इदारे अब मुदाखलत नहीं करेंगे चाहे इमरान खान साहब दबाव डालें, तो आप समझते हैं कि एक पॉलिटिकल डायलॉग का फिर रूम बन रहा है इमरान खान साहब के साथ भी? अदरवाइज तो जाहिर है अगर उन्हें कहीं से भी आसरा हुआ तो डायलॉग नहीं करेंगे, वो आपकी हुकूमत गिराने की कोशिश करेंगे। देखें, ये आप बिल्कुल दुरुस्त बात कह रहे हैं। देखें, हमारे साथ डायलॉग का जो एक सिलसिला जो है पिछले 10-12-15 दिन में शुरू हुआ। या सादक साहब ने ये टेलीविजन पे कहा हुआ है, उनके साथ जो है परवेज खटक साहब ने और कुछ और लोगों ने राब्ता किया, बातचीत भी चलती रही। ये जो 25 का जो हमला हुआ था अफगानिस्तान इधर KP से इस्लामाबाद पे, उससे पहले की बात है कि उन्होंने कोई बातें तय करने की कोशिश की। तो अगर क्राइसिस अवर्ट करने के लिए PTI ने राब्ता किया PMLN की लीडरशिप के साथ, PTI के मुस्तनद जो रहनुमा हैं उन्होंने राब्ता किया, तो ये सिलसिला जो है इसको बढ़ाया जा सकता है। और हमने एक आईनी तरीके से शाहजेब, एक आईनी तरीके से जिसको उस तमाम अमल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तहफ़्फ़ुज़ दिया, जिस अमल के तहत जो है ये रिमूव हुए प्राइम मिनिस्टर के ओहदे से। इनको गिला जो है कि मेरे जो हवारी थे उनको रोका क्यों ना गया, उनको जो है इंटेलिजेंस एजेंसीज का या और प्रेशर डाल के उनको मेरे साथ जो है नथी क्यों ना रखा गया, उनको जो है अपनी मर्जी का इस्तेमाल करने की क्यों इजाज़त दी गई। ये एक जमहूरी ज़हन की पैदावार नहीं है, ये एक आमराना सोच और एक बीमार ज़हन की पैदावार है जो वो बातें कर रहे हैं। ये सियासत में ऐसी बातें नहीं करते, सियासी वर्कर जो है कतई तौर पे इस तरह की बातें नहीं करते।
जब तक उनको तो किसी ने कुछ भी नहीं कहा, ना को मुकदमा बनाया, जमानतें करवाते फिर रहे हैं। इतना तो दिलेर है वो, ना करवाए जमानत जो है, बेल बिफोर अरेस्ट जो है या हिफाजती जमानत ना करवाए। क्या खतरा है उसको? यहाँ इस्लामाबाद आ नहीं रहा, वहां पे बैठा हुआ है, पेशावर में बैठा हुआ है, क्योंकि वहां पे हुकूमत है और वैसे भी उसको सरकारी खर्चे पे रहने और खाने पीने की आदत पड़ गई है पिछले 3-4 साल में, और उसी आदत को जो है उससे मजबूर होकर पेशावर में बैठा हुआ है। हेलीकॉप्टर उनका इस्तेमाल कर रहा है, गाड़ियां उसकी इस्तेमाल कर रहा है, सिक्योरिटी उनकी इस्तेमाल कर रहा है, यानी एक मुफ्ता लगा हुआ है और उसको मुफ्ते को अब इस्लामाबाद से पेशावर शिफ्ट कर दिया। तो ये बातें शाहजेब जो है, ये आपकी सजेशन बिल्कुल ठीक है, हम उस पर अमल दरामद करने की कोशिश जरूर करेंगे, अटेम्प्ट जरूर करेंगे, विलिंगनेस जरूर डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, लेकिन एक शख्स जो है जिस किस्म की वो गुफ्तगू कर रहा है, ये कहीं लेके जाएगी? ये हमारी ये ख्वाहिश जो है, या आपने जो ख्वाहिश का इजहार किया, कहीं लेके जाएगी, फ्रूटफुल होगी, कोई इसका हल निकलेगा, कोई सोल्यूशन निकलेगा? उनके नजदीक तो एक ही हल है कि मुझे दोबारा वजीर आजम बनाया जाए। वैसे हम उम्मीद करते हैं कि इसका कोई हल निकले। एक और बात मैंने करनी है ख्वाजा साहब, आप क्योंकि वज़ीर आज़म के साथ थे, मतलब ऐसा लगता है कि या तो शहबाज शरीफ साहब को पाकिस्तान के हालात का एहसास नहीं है, या उन्हें यह नहीं पता कि आज पाकिस्तान की सियासत कहाँ खड़ी है। उनके बेटे पाकिस्तान में कानून को मतलूब हैं और पाकिस्तान से मफरूर हैं, मगर वो सऊदी अरब जाते हैं तो सुलेमान शहबाज वहाँ पहुँच जाते हैं और उनकी मुलाकातों की तस्वीर आती है। अब वो तुर्की गए तो वहाँ पर तुर्की के सदर के साथ और उनकी अहलिया के साथ सुलेमान शहबाज अपनी अहलिया के साथ बैठे हैं और फिर उनके बच्चे तस्वीर पोस्ट भी करते हैं। ऐसा लगता है उनको पाकिस्तान के हालात का एहसास भी नहीं है और वो मजाक भी उड़ा रहे हैं कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हालात व वाक़यात क्या हैं। शाहजेब, सुलेमान के खिलाफ कोई यहाँ पे आप पिछले कम से कम 30-3.5 साल में कोई ऐसी बात मेरे सामने नहीं आई। वो मफरूद तो लाजमी तौर पे नहीं है, मैं यकीन के साथ कहता हूँ, लेकिन ये ज़रूर है कि जिस तरह विक्टिमाइजेशन हुई है मियां नवाज शरीफ के ख़ानदान की पिछले 4 साल के अंदर, वन साइडेड अकाउंटेबिलिटी हुए तो वो बिल्कुल हक बजानत थे कि मुल्क छोड़ के बाहर जाके बैठ जाते। उस अकाउंटेबिलिटी का क्या हाल हुआ है पाकिस्तान में भी और क्या हाल हुआ है बरतानिया में भी, वो भी आपके सामने है। तो इसलिए सुलेमान शहबाज को ये कहना कि वो मफरूर हैं, वो मतलूब हैं, मैं समझता हूँ कि ये कोई करेक्ट जो है वो मगर उस दौर की जो आप बात कर रहे हैं, मगर आज के दौर में तो सबसे बड़े सूबे के वजीर आला उनके भाई हैं, बड़े भाई, और सबसे जो मुल्क है उसके वजीर आजम उनके वालिद साहब हैं। तो आज तो पहले आके उन्हें अपने केसेस का सामना करके अपने आप को क्लियर करना चाहिए, या पाकिस्तान में कानून की नजर में मफरूर होते हुए कभी सऊदी अरब में और कभी तुर्की में ऑफिशियल के सामने बैठे हुए नजर आना चाहिए। मैं बिल्कुल आपसे एग्री करूँ, इस तरह होगा इंशाल्लाह ताला। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं इख्तिलाफ नहीं करता, इस तरह होगा इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब, कहने के इस तरह होगा और इस तरह होता हुआ नजर आएगा। देखते हैं सुलेमान शहबाज साहब कब वापस आते हैं, या फिर शहबाज शरीफ साहब के अगले दौरे में फिर उनके साथ बैठे हुए नजर आते हैं और फिर तस्वीर अपलोड करते नजर आते हैं, या शहबाज शरीफ साहब को वाकई नहीं पता कि मुल्क की सियासत कहाँ निकल गई है और मुल्क की सियासत कहाँ पर खड़ी है। याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।